जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. Today the chapter we are going to discuss is individual health insurance coverage. लास्ट लेक्चर में हमने ग्रुप इंश्योरेंस की बात की थी और ग्रुप इंश्योरेंस में एक सेगमेंट था जो कि ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस की बात हुई थी. तो बेसिकली अगर बात की जाए तो जो ग्रुप के लिए हेल्थ कवरेजेस ऑफ़र होती हैं उनको हम ग्रुप हेल्थ कवरेज बोलते हैं या ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस बोलते हैं, जो कि नॉर्मली एक ग्रुप को ऑफ़र करती हैं. और ग्रुप जो होता है वो नॉर्मली किसी ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ होते हैं. इंडिविजुअल हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज नाम से वाज़ेह है कि बेसिकली इट इज़ द हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज ऑप्टेड बाय एन इंडिविजुअल. ये एक हेल्थ इंश्योरेंस है जो इंडिविजुअल अपनी मर्जी से ऑप्ट करता है एंड ही और शी हैज़ टू पे सर्टेन प्रीमियम फॉर इट. अब हेल्थ इंश्योरेंस की ज़रूरत क्यों पड़ती है? सबसे पहले तो प्रॉब्लम्स देखते हैं. प्रॉब्लम नंबर 1, rising healthcare expenditure in the United States have increased substantially over time and are outstripping the growth in the economy. पहली रीज़न तो ये है कि हेल्थ केयर के एक्सपेंडिचर इतने ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहे हैं कि उसको मीट करने के लिए शायद रेगुलर सैलरी या सेविंग इज़ नॉट इनफ. तो इसकी बजाय कि वो अचानक से एक एक्सपेंडिचर मीट करना पड़े जो कि अफोर्डेबल ना हो, एक नॉमिनल से प्रीमियम रेगुलरली पे किए जाते हैं ताकि उस प्रीमियम के वजह से जो हेल्थ है वो इंश्योर्ड हो जाए. यानी कि कोई भी मेडिकल एक्सपेंसेस होंगे वो इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी और एट द टाइम ऑफ सच एक्सपेंसेस इतना ज़्यादा कॉस्ट बर्डन बियर नहीं करना पड़ेगा. Group health insurance premium are rising faster than the rate of inflation. ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस की भी प्रीमियम बढ़ रहे हैं तो इसलिए एम्प्लॉयर्स जो है या तो वो या तो कवरेज दे नहीं रहे या कवरेज जो दे रहे हैं वो लिमिटेड है. तो इंडिविजुअल हेल्थ केयर की भी ज़रूरत पड़ती है और फिर जो एम्प्लॉयर्स हेल्थ इंश्योरेंस ग्रुप की बेसिस पे ऑफ़र करते हैं वो शायद सारी की सारी फैमिली को, जैसे कि पेरेंट्स की हमने एग्जांपल डिस्कस की थी, शायद कवर ना कर रही हो. तो इसीलिए इंडिविजुअल हेल्थ के जो एक्चुअली नीड है वो फेस करनी पड़ती है. इसी तरह अगर वो एम्प्लॉयर खुद है तो उसके लिए भी फिर ये वाले पैकेजेस होंगे. Group health factors affecting health cost include rising outpatient and inpatient cost, rising cost of prescription drugs, rising cost of physician services. अब मेडिकल इंश्योरेंस की जो जस्टिफिकेशन क्या है, क्योंकि मेडिकल के जो ट्रीटमेंट्स हैं वो इतने एक्सपेंसिव होते जा रहे हैं, जिसका मतलब ये है कि आपकी इनडोर पेशेंट्स की यानी कि किसी भी हॉस्पिटल में एडमिट होने की जो कॉस्ट है वो भी बहुत ज़्यादा है, आउटडोर की भी ज़्यादा है, और फिर ड्रग्स की जो मेडिसिन की प्राइसेस हैं वो भी एबनॉर्मली हाई होती जा रही हैं, और इसी तरह फिजिशियंस के चार्जेस हैं. तो ओवरऑल जो मेडिकल कॉस्ट इंक्रीज हो रही है, तो इस वजह से जो इसका अल्टीमेट सॉल्यूशन नज़र आता है कि एवरी पर्सन कैन हैव एन ऑप्टिमल मेडिकल ट्रीटमेंट, वो थ्रू मेडिकल इंश्योरेंस ही है. अचानक से अगर कोई इतना हैवी चंक आ जाए फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट तो मोस्ट फैमिली अफोर्ड नहीं कर पाती, और जो अफोर्ड कर लेती हैं उनका भी लाइफस्टाइल बहुत ही सिग्निफिकेंटली कॉम्प्रोमाइज होता है. मैनी पीपल, प्रॉब्लम नंबर 2 क्या है? मैनी पीपल डू नॉट हैव हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज. प्रैक्टिकली आप एनालिसिस कर लें, और ये डेवलप्ड कंट्रीज का एनालिसिस है, उधर भी जो मोस्टली जो रेजिडेंट्स हैं उनके पास हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज नहीं है. ग्रुप विथ लार्ज नंबर ऑफ अनइंश्योर्ड इंक्लूड फॉरेन बोर्न, हिस्पैनिक्स, ब्लैक्स एंड एशियंस, यंग एडल्ट्स, लो इनकम हाउस होल्ड ग्रुप्स. ये क्योंकि अमेरिका की बेसिकली केस स्टडीज हैं, तो जो अमेरिका के अंदर अगर एनालिसिस की जाए तो अनइंश्योर्ड जो लोग हैं उनमें ज़्यादा जो परसेंटेज है वो डेफिनेटली या तो यंग वंस की है जो न्यूली जो और फॉरेन है जिनकी एथनिसिटी डिफरेंट है लेकिन वो अमेरिका में बॉर्न हुए हैं, या जो ब्लैक और एशियंस वहाँ पे हैं, या जो यंग एडल्ट्स हैं, और या जिनकी इनकम लो है. तो बेसिकली ये वो ग्रुप है जिनके पास कोई इंश्योरेंस मौजूद नहीं है, जिनकी तो जॉब्स अच्छी हैं, जो खुद जिनके पास फाइनेंशियली जो वेल ऑफ है उनके पास तो शायद कोई मेडिकल इंश्योरेंस मोस्टली अवेलेबल हो, बट दीज बेसिकली ये डोमिनेट करते हैं जो अनइंश्योर्ड सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी है. Many people are uninsured because the coverage is not affordable. Some people are denied
coverage or do not believe in health do not believe health insurance is needed. Many low income people who are eligible for Medicare are not aware they are eligible. अब हेल्थ इंश्योरेंस के ना होने की जो पर्टिकुलर रीजंस हैं वो यही हैं कि एक, हेल्थ इंश्योरेंस का जो प्रीमियम है वो अनअफोर्डेबल है. जो लो अर्निंग इनकम ग्रुप है उनकी शायद इनकम इतनी होती है जो नॉर्मल हाउस होल्ड एक्सपेंस को मीट करने के लिए ही यूटिलाइज हो जाती है, तो उनके पास शायद इतना रेजिडुअल मनी नहीं है कि वो लाइफ इंश्योरेंस का प्रीमियम ओन कर सकें. दूसरी क्लास उन लोगों के लिए जो शायद प्रीमियम तो ओन कर सकते हैं लेकिन वो डिनाई करते हैं. उनको ऐसा लगता है कि हेल्थ इंश्योरेंस की कोई ज़रूरत नहीं है और हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम पे करने का जो फ़ायदा है वो शायद उसकी कॉस्ट से लोअर है, ये उनका बिलीव है. तीसरे वो ग्रुप है जिनके पास अगेन कि लो इनकम ग्रुप है, एलिजिबल है, अफोर्ड कर सकते हैं प्रीमियम एटलीस्ट पे करना, लेकिन उनको ये नहीं पता कि कौन कौन सी मेडिकल फैसिलिटीज अवेलेबल हैं और किन किन चीज़ के लिए वो एलिजिबल हैं. तो ये बेसिक रीजंस हैं जिसकी वजह से प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो अनइंश्योर्ड ऐसे लोग बहुत ज़्यादा हैं जिनके लाइफ इंश्योरेंस जिनकी हेल्थ इंश्योरेंस जिनकी एक्चुअली नहीं है. अच्छा, ये एक सर्वे है जो शो कर रहा है कि जो लोग इंश्योर्ड हैं वो एक्चुअली उनकी रीजंस क्या है, वो ये ऐसा इंश्योर्ड ना कराने की रीज़न क्या है. तो बेसिकली 70% लोगों का ख्याल है कि हेल्थ इंश्योरेंस जो अवेलेबल है वो बहुत एक्सपेंसिव है. 7% ये बिलीव करते हैं कांट गेट कवरेज और वर रिफ्यूज ड्यू टू पुअर हेल्थ, इलनेस और एज. 7% लोग ऐसे होंगे जिनकी मेडिकल की जो कवरेज है वो इंश्योरेंस कंपनी नहीं अलाउ नहीं की, और उसकी रीज़न या तो एज होती है, एक सर्टेन एज के आगे इंश्योरेंस कवरेज नहीं मिलती, या मेडिकल जब उसका टेस्ट होता है तो उनकी कोई मेडिकल डिजीज इस तरह की होती है कि उसकी वजह से मेडिकल कंपनीज उन्हें इंश्योरेंस ऑफर नहीं करती. 6% लोग ऐसे हैं जो बिलीव करते हैं कि इंश्योरेंस की कोई ज़रूरत ही नहीं है, और 4% वो हैं जो एक्चुअली अननोन है कि मेडिकल के ऑप्शंस या इंश्योरेंस कौन कौन सी अवेलेबल है और कैसे उसको ऑप्ट किया जाता है. उसके बाद प्रॉब्लम 3 की बात करें, अनइवन क्वालिटी ऑफ मेडिकल केयर. द क्वालिटी ऑफ मेडिकल केयर वेरीज वाइडली. देयर इज अ क्वालिटी गैप. मैनी पीपल डू नॉट रिसीव द मोस्ट इफेक्टिव केयर. मैनी डॉक्टर्स आर नॉट फॉलोइंग द रिकमेंडेड गाइडलाइंस इन ट्रीटिंग द कॉमन एलिमेंट. चौथा मसला ये है कि लोगों का बिलीव है कि सारी जो मेडिकल फैसिलिटी अवेलेबल होती हैं वो इक्वल नहीं होती. तो इंश्योरेंस के अंदर जो हॉस्पिटल्स कवर हो रहे होंगे या मेडिकल फैसिलिटी कवर हो रही होगी वो शायद उस क्वालिटी की उसकी परसीव क्वालिटी उससे लोअर हो. लोग बिलीव करते हो कि ये जो मेडिकल कवर हो रहे हैं इसकी वो क्वालिटी नहीं है जो शायद डिजायर्ड है, और इस वजह से वो मेडिकल और हेल्थ इंश्योरेंस पे नहीं जाते. वेस्ट एंड इनएफिशिएंसी. द एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट ऑफ डिलीवरिंग हेल्थ इंश्योरेंस बेनिफिट आर एक्सेसिवली हाई. और उसकी फिर एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट के उसको एटलीस्ट आपको मॉनिटर करना पड़ेगा, हर महीने या हर साल प्रीमियम पे करना पड़ेगा, और जो उसका टाइम लगेगा तो वो एक्चुअली है. या अगर आपने लाइफ इंश्योरेंस करानी है और एक ऑप्टिमल अमाउंट की है तो उससे पहले आपका एक हेल्थ टेस्ट होगा. तो ये सारी जो एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट हैं वो शायद वेस्टेज में आती हैं या इनएफिशिएंसी बिलीव की जाती है, इसलिए लोग हेल्थ केयर की तरफ नहीं जाते. अच्छा, अब ये तो पता चल गया कि हेल्थ केयर होती क्या है, और ये भी पता चल गया कि हेल्थ केयर ना करवाने की रीजंस क्या है, प्रॉब्लम क्या है. अब ये देखते हैं कि हेल्थ केयर ये जो इंडिविजुअल हेल्थ केयर हम जो सेगमेंट पढ़ रहे हैं, इंडिविजुअल हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज, ये किन किन को ऑफर होती है, कौन इंडिविजुअल्स, ये कौन कौन सा ग्रुप है, मतलब इंडिविजुअल्स कौन कौन लोग हैं, और उसके अलावा हम देखेंगे कि कौन कौन सी मेडिकल फैसिलिटीज हैं जो अवेलेबल होती हैं. Individual medical expense plans are purchased by people who are not employed, retired workers, college students. देखिए, मोस्टली अगर कोई एम्प्लॉयड है और उसका एम्प्लॉयर ही कोई ग्रुप इंश्योरेंस ऑफर कर रहा है तो ऐसा जो सेगमेंट होता है सोसाइटी का वो इंश्योरेंस के प्लान पे खुद नहीं जाता क्योंकि उसको एक फैसिलिटी अवेलेबल है. तो इंडिविजुअल हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज पे वो लोग जाएंगे जिनको ग्रुप इंश्योरेंस की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है. और वो कौन लोग होंगे? एक, जिनकी एम्प्लॉयमेंट नहीं हुई भी,
नंबर 2, जो जिनकी एम्प्लॉयमेंट थी लेकिन अब रिटायर्ड हो चुके हैं तो वो ग्रुप इंश्योरेंस के अंदर कवर नहीं हो रहे। और थर्ड इज कॉलेज स्टूडेंट्स अगर कोई हैं तो क्योंकि उनकी भी कोई कवरेज नहीं है। तो बेसिकली ये वो लोग हैं, जो वो सेगमेंट है जो इंडिविजुअल हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज की तरफ जाएगा अगर उनको इसकी यूटिलिटी जस्टिफाई हो जाए। अब अगर हमें प्रॉब्लम भी पता लग गई, ये भी पता चल गया कि कौन से लोग हैं जो मेडिकल इंश्योरेंस की तरफ जाएंगे, तो व्हाट आर द कॉमन फॉर्म ऑफ इंश्योरेंस अवेलेबल इन दिस सेगमेंट ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस। आई अगेन रिपीट कि ये जो हेल्थ इंश्योरेंस के टाइप्स हैं ये अमेरिकन इकोनॉमी की बेस पे है, लेकिन जनरली हेल्थ इंश्योरेंस के यही कुछ ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। इसको ब्लेंड करके कोई नया ऑप्शन निकाला जा सकता है, लेकिन मेजरली वही चीजें हैं जो एक्चुअली उनकी इकोनॉमी है, सिर्फ नाम का फर्क होगा और ब्लेंड करके उसके जो बेनिफिट्स हैं वो थोड़े से ऑल्टर किए जा सकते हैं। सो दीज आर द 5 प्लान्स दैट वी विल बी डिस्कसिंग। वन इज हॉस्पिटल सर्जिकल इंश्योरेंस, द नेक्स्ट इज major medical insurance, the third is health savings accounts, number 4 is long term care insurance, and number 5 is disability income insurance. Number 1 is hospital surgical insurance. Plans cover routine medical expenses not designated to cover catastrophic losses. Maximum benefit per illness and lifetime aggregate limits are low. पहली चीज ये जो होगा, ये रूटीन के जो मेडिकल एक्सपेंसेस होते हैं, जो आप कह लें रूटीन चेकअप्स हैं, सिर्फ उनको कवर करेगा, इसीलिए इसकी जो प्रीमियम है वो नॉर्मली लोअर होगा। इसके अंदर कैटास्ट्रॉफिक लॉसेस कवर नहीं हो रहे। कैटास्ट्रॉफिक लॉस को हमने डिफाइन किया था कि वो लॉसेस जो एट लार्ज पब्लिक एट लार्ज को एट द सेम टाइम इफेक्ट करें। जैसे फॉर एग्जांपल रीसेंट इश्यूज की बात करें तो जो कोविड का केस है, तो मे बी कोविड इसके अंदर कवर ना हो रहा, क्योंकि कोविड एक ऐसी सिचुएशन है जो नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स को एट द सेम टाइम एक्चुअली इफेक्ट कर रहा है। तो इसलिए जो कोविड इस तरह के जो या फिर कोई ऐसा कहने अर्थक्वेक आ जाता है जिसकी वजह से इंजरीज हो जाती हैं, तो ये सारी जो हैं जो कैटास्ट्रॉफिक लॉसेस हैं ये कवर नहीं होंगे ऐसे रूटीन प्लान में। मैक्सिमम बेनिफिट पर इलनेस एंड लाइफ टाइम एग्रीगेट लिमिट्स आर लो। जो मैक्सिमम बेनिफिट पर इलनेस है वो डिफाइन कर दिया जाएगा और नॉर्मली उसकी लिमिट लो होगी। Most policy cover hospital inpatient expenses, miscellaneous hospital expenses, for example X-rays. Surgical expenses covered 2 ways: a scheduled approach with a maximum per procedure on the basis of reasonable and customary charges. अच्छा, अब इसके अंदर जनरली क्या होगा, हॉस्पिटल के जो एक्सपेंसेस होंगे वो कवर हो रहे होंगे। जो मिसलिनियस एक्सपेंसेस हैं जो जनरल इन नेचर है, जैसे कि एक्सरे की एग्जांपल दी गई है जो कि जनरली कराया जाता है, तो वो कवर हो रहे होंगे। अच्छा, अब जो सर्जिकल एक्सपेंस है वो 2 तरीके से कवर हो सकते हैं। एक को बोलते हैं स्केड्यूल्ड अप्रोच। स्केड्यूल्ड अप्रोच बिल्कुल जिस तरह नाम है कि जो इंश्योरी होगा उसको एक स्केड्यूल दे दिया जाएगा, जिसके अंदर स्केड्यूल के अंदर हर डिजीज के आगे उसकी मैक्सिमम लिमिट लिखी होगी। तो हर डिजीज के अगेंस्ट जो इंश्योरी होगा उसको अपनी उस डिजीज की या उस इलनेस की मैक्सिमम लिमिट पता होगी कि इस प्रोसीजर के अगेंस्ट इतनी इंश्योर्ड लिमिट है और ओवर एंड अबव खुद पे करना पड़ेगा। या दूसरा ये होगा कि इसके अंदर जो कवर हो रहे होंगे फिजिशियन और सर्जन्स, वो वही, या हॉस्पिटल्स वो वही कवर हो रहे होंगे जिनका उस प्रिवेलिंग सोसाइटी में रीजनेबल चार्जेस होंगे। और रीजनेबल चार्जेस कहते हैं कि अगर जो टॉप 15% है उससे लो जो चार्ज कर रहे होंगे, मतलब हर सोसाइटी में एक ही इलनेस के जो मैक्सिमम चार्जेस सोसाइटी में ऑफर हो रहे हैं। तो अगर हम ये देखें कि एक ग्रुप बना लें कि ये मतलब एक कंपैरेटिव स्केड्यूल बना लें कि इस इलनेस को ये हॉस्पिटल ये चार्ज कर रहा है, तो अगर टॉप 15 को सिर्फ हम एक्सक्लूड करते परसेंट को और बाकी सारे फिर रीजनेबल और कस्टमरी चार्जेस के अंदर फॉल करेंगे। आउट पेशेंट सर्विसेज, फॉर एग्जाम्पल इमरजेंसी ट्रीटमेंट, ये उसके अंदर कवर हो रहा होगा। और फिजिशियन विजिट फॉर नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट, दीज प्लान्स आर नॉट वाइडली यूज्ड, क्योंकि इसके अंदर लिमिट्स बहुत लो हैं और प्रीमियम बेशक लो है लेकिन लिमिट्स लो है और आपके पास ऑप्शंस कम अवेलेबल हैं। तो इस तरह के प्लान यूज कम होते हैं और फिर जो कैटास्ट्रॉफिक लॉसेज हैं वो भी कवर नहीं हो रहे। लेकिन ये जो है, ये अगर
लेस प्रीमियम की बात करें तो उस केस में ये वाले जो प्लान है हॉस्पिटल सर्जिकल इंश्योरेंस प्लान ये यूज हो सकते हैं। मेजर मेडिकल इंश्योरेंस, ये जो सेकंड टाइप की हम बात करेंगे, मेजर मेडिकल इंश्योरेंस इज डिजाइन टू पे अ हाई प्रोपोर्शन ऑफ द कवर्ड एक्सपेंसेस ऑफ अ कैटास्ट्रोफिक इलनेस और इंजरी। अच्छा, अब ये वाली जो टाइप ऑफ मेडिकल इंश्योरेंस है ये ज्यादा कॉमन है। इसकी वजह क्या है? इसका प्रीमियम थोड़ा हायर होगा, लेकिन इसके अंदर मोस्टली जो एक्सपेंसेस हैं, चाहे वो कैटास्ट्रोफिक हो चाहे कैटास्ट्रोफिक ना हो, वो सारे कवर हो रहे होंगे। प्लान्स आर characterized by broad coverage of reasonable medical expenses। जैसा मैंने कहा इसके अंदर कवरेज ब्रॉड होगी। हाई मैक्सिमम लिमिट्स, अगर उसी स्केड्यूल की बात करें तो जो इसके अंदर मैक्सिमम लिमिट्स होंगी वो हायर होंगी, रीजनेबल नहीं होंगी बल्कि हायर होंगी। अब बेनिफिट पीरियड और लेंथ ऑफ पीरियड फॉर विच बेनिफिट्स आर पेड आफ्टर द डिडक्टेबल इज सेटिस्फाइड। प्रीमियम के बाद वो आपको बताएंगे कि इतने पीरियड तक, जो कि नॉर्मली 1 ईयर होता है, उसके बाद आप उसका बेनिफिट अवेल कर सकते हैं। अच्छा, फिर हमने को इंश्योरेंस की पहले भी बात की थी, इसके अंदर भी को इंश्योरेंस की प्रोविजन अवेलेबल हो सकती है। इट इज ऑन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द इंश्योरी कि वो को इंश्योरेंस को ऑप्ट करता है कि नहीं करता। अ को इंश्योरेंस प्रोविजन रिक्वायर्स द इंश्योर्ड टू पे अ सर्टेन परसेंटेज, टिपिकली 20 to 25% ऑफ द एलिजिबल मेडिकल एक्सपेंस इन एक्सेस ऑफ द डिडक्टेबल। पर्पज इज टू रिड्यूस प्रीमियम एंड प्रिवेंट ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ पॉलिसी बेनिफिट। को इंश्योरेंस क्या होता है कि एक इंश्योरेंस के ऊपर दूसरी इंश्योरेंस कंपनी से आप फर्दर इंश्योरेंस करा लें, और वो किस लिए कराई जाती है? क्योंकि जो प्राइमरी इंश्योरेंस होती है वो कम अमाउंट की होती है, वो बेसिक कवरेज होती है, क्योंकि रेगुलरली तो उसको यूज नहीं किया जा रहा होता, इसलिए ओवर यूटिलाइजेशन को प्रोटेक्ट किया जा रहा होता है। को इंश्योरेंस का काम ये होता है कि अगर कोई मेडिकल ट्रीटमेंट इस अमाउंट से एक्सीड कर गया तो उसको क्रॉस इंश्योर कराया जाता है, और उसके जो नॉर्मल मेडिकल इंश्योरेंस होती है, प्रीमियम 20 to 25% ज्यादा पे करना पड़ता है। लेकिन ये याद रखिएगा, क्योंकि फिर नॉर्मल मेडिकल जो कवरेज है वो मिनिमम ली गई होती है, तो ओवरऑल प्रीमियम, जो सम ऑफ प्रीमियम है, वो रिड्यूस हो रहा होता है। इसीलिए इससे ओवरऑल प्रीमियम रिड्यूस हो रहे होते हैं को इंश्योरेंस से। पाकिस्तान में कॉमन नहीं है, लेकिन ये हम इंटरनेशनल बात करें तो को इंश्योरेंस की प्रोविजन मौजूद होती है। इसीलिए इसमें लिखा हुआ है कि ओवरऑल जो प्रीमियम है वो रिड्यूस होता है, और ओवर यूटिलाइजेशन पॉलिसी की बेनिफिट की नहीं होती। आप प्राइमरी इंश्योरेंस उसी बेनिफिट की कराते हैं जो शायद आपको रेगुलर जरूरत हो, और उसके ऊपर अगर कोई है तो वो आप को इंश्योरर से इंश्योर करा लेते हैं, ताकि अगर कोई इतना ऐसा ड्रास्टिक मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ी तो वो भी कवर हो जाए। कॉमन एक्सक्लूजन इंक्लूड कॉस्मेटिक सर्जरी एंड एक्सपेंसेस कवर्ड बाय वर्कर्स कॉम्पेंसेशन। प्लान्स मे हैव इंटरनल लिमिट्स फॉर सम टाइप्स ऑफ एक्सपेंसेस। सम प्लान्स हैव इनकॉर्पोरेटेड एलिमेंट ऑफ मेडिकल केयर। बाकी फिर प्लान पे डिपेंड करेगा, जैसे अमेरिका की एग्जांपल की बात की है तो उधर जो है कॉस्मेटिक सर्जरी इसमें इंक्लूड नहीं होती, और कॉस्मेटिक सर्जरी हमारे पाकिस्तान में भी इंक्लूड नहीं होती। तो बेसिकली ये कुछ एलिमेंट्स हैं जो इस मेजर मेडिकल इंश्योरेंस के अंदर फॉल करते हैं। तीसरा जो टाइप है हमारे पास जो मेडिकल फैसिलिटी अवेलेबल है टू एन इंडिविजुअल, इट इज कॉल्ड हेल्थ सेविंग अकाउंट। ये बिल्कुल अकाउंट की तरह होता है जिससे आपका बैंक अकाउंट होता है, लेकिन इज अ टैक्स एग्जेम्प्ट अकाउंट एस्टैब्लिश एक्सक्लूसिवली फॉर द पर्पज ऑफ पेइंग क्वालिफाइड मेडिकल एक्सपेंस। अगर बाय लॉ आपको कोई हेल्थ सेविंग अकाउंट अलाउ किया गया है जिसका सोलली पर्पज होगा कि उस अकाउंट से आप अपने से मेडिकल बिल्स पे करेंगे, और ये बिल्कुल सेविंग अकाउंट की तरह होगा, आप उसमें पैसे जमा करा देंगे जिसपे आपको इंटरेस्ट मिलेगा, लेकिन उसके लिए रिक्वायरमेंट क्या है कि वो पैसे सिर्फ और सिर्फ मेडिकल ट्रीटमेंट में स्पेंड होंगे, और ये टैक्स एग्जेम्पशन इस पे मिलेगी, जो कि इसका मतलब कि ये जो आप जितने पैसे इस अकाउंट में जाएंगे वो आपको टैक्स में अलाउएबल डिडक्शन होगी। इसमें सिर्फ ये है कि इस हेल्थ सेविंग अकाउंट की डेफिनेटली हर लॉ के अंदर जहां जहां भी अलाउ किया जा रहा होगा वहां पे इसकी कोई ना कोई मैक्सिमम लिमिट होगी। ये नहीं होगा कि पूरी सैलरी आप अगर HSA में डिपॉजिट करा दें तो सारी की सारी टैक्स एग्जेम्प्ट हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा, बल्कि उसकी कोई ना कोई प्रोपोर्शन डिफाइन किया होगा जो कि 10%, 7%, 12% इसके अराउंड ही फॉल कर रहा होगा। The beneficiary must be covered under a high deductible health plan to cover catastrophic medical bills.
The account holder can withdraw money from the HSA tax free for medical cost. Contribution and annual out of pocket expenses are subject to maximum limit. जैसा मैंने आपसे कहा कि ये टैक्स फ्री होगा और इसकी कोई मैक्सिमम लिमिट होगी जो कि हर स्टेट की लॉ की बेसिस पे नॉर्मली टैक्स लॉज जो होंगे वो इसको डिफाइन करेंगे कि कितनी अमाउंट है जो टैक्स में एग्जाम्प्ट की जा सकती है. An HSA investment account is a qualified plan, receive favorable tax treatment. Participants pay premium before tax dollars, investment earning accumulate tax free. जैसे बात हुई कि उसके अंदर जो इनकम का पोर्शन उस अकाउंट में जा रहा है वो भी टैक्स फ्री है और उस अकाउंट पे अगर कोई इनकम अर्न हो रही है थ्रू इन्वेस्टमेंट वो भी टैक्स फ्री है. Proponents argue that HSAs can help keep health care costs down because consumers will be more sensitive to costs, will avoid unnecessary services and will shop around. अब जो बेसिकली एक्सपर्ट्स हैं वो ये आर्ग्यू करते हैं कि HSAs ऑफर करने से ओवरऑल मेडिकल कॉस्ट जो सोसाइटी की है वो रिड्यूस हो सकती है. क्यों? क्योंकि जब आपके अपने पैसे होंगे और वो अकाउंट में होंगे तो आप अननेसेसरीली उसको स्पेंड नहीं करेंगे क्योंकि वो एक्चुअली तो पैसे हैं और वो सिर्फ एग्जाम्प्ट है अगर आप उसको मेडिकल के लिए यूज करें, लेकिन अपने पैसे आप अननेसेसरीली कभी यूज नहीं करेंगे. तो इसलिए जो वेस्टेज है उसको कंट्रोल किया जा सकता है थ्रू HSAs. Critics argue that HSAs will encourage insured to forego preventive care. बाकी क्रिटिक्स ये भी कहते हैं कि ऐसे केस में हो सकता है कि बंदा इतना माइजरली बिहेव करे कि वो जो नेसेसरी एक्सपेंडिचर है टू मेंटेन हेल्थ और जो प्रिवेंटिव केयर है शायद वो भी ऑप्ट ना करें क्योंकि लोग माइजर हो जाते हैं जब उनके अपने पैसे खर्च हो रहे होते हैं फॉर अ पर्टिकुलर ट्रीटमेंट और वो उस ट्रीटमेंट को अवॉइड करते हैं. अगर इंश्योरेंस होगी तो आप फौरन जाके किसी डॉक्टर को चेक कराएंगे क्योंकि आपको पता है आपकी जेब से ऑन द मोमेंट कोई पैसे नहीं जा रहे, जबकि अपने अकाउंट से जा रहे होंगे तो शायद वो चीजें डिले की जाएंगी क्योंकि एक वेल्थ लॉस का फियर होगा. इसके बाद हम बात करेंगे लॉन्ग टर्म केयर इंश्योरेंस. लॉन्ग टर्म केयर इंश्योरेंस पे अ डेली और मंथली बेनिफिट फॉर मेडिकल और custodial care received in a nursing facility, in a hospital or at home. About 44% of the people attaining 65 are expected to enter nursing home at least once during their lifetime. ये जो लॉन्ग टर्म केयर है ये बेसिकली कॉमन है 65 ईयर से ऊपर जिनकी एज होती है. और जैसे मैंने आपसे कहा ये यूनाइटेड स्टेट्स का केस है. यूनाइटेड स्टेट्स में जो रिटायरमेंट एज है दैट इज 65. अगर पाकिस्तान की बात करें तो यहाँ पे तो इंश्योरेंस का उस तरह ट्रेंड नहीं है, लेकिन अगर ऐसा ट्रेंड हो तो डेफिनेटली ये आपकी 60 के ऊपर बात आएगी क्योंकि रिटायरमेंट के बाद की एज की बात हो रही है. ये बेसिकली हॉस्पिटल के एक्सपेंसेस, ये आउटडोर के लिए नहीं है बल्कि इनडोर की इंश्योरेंस है जो कि नर्सिंग फैसिलिटी और हॉस्पिटल की फैसिलिटीज को कवर करेगी. रिटायरमेंट के बाद या 65 की एज के बाद मेडिकल एक्सपेंसेस की जो नीड है, हॉस्पिटल में एडमिट होने की जो नीड है वो शायद इंक्रीज हो जाती है. इसीलिए ये जो केयर लॉन्ग टर्म केयर है और इसलिए इसको लॉन्ग टर्म केयर कहते हैं क्योंकि इसके बाद फिर इसको नॉर्मली यूज किया जाता है फॉर द लॉन्ग टर्म और टिल द मतलब लाइफ टाइम कह लें. इसकी जो फीचर हैं, पॉलिसीज आर गारंटेड रिन्यूएबल. इसकी जो पॉलिसी वो रिन्यू होती रहती है. ऑफ कोर्स प्रीमियम पे करना पड़ेगा, कोई हर बार दोबारा असेसमेंट नहीं होगी. कवरेज इज एक्सपेंसिव. जाहिर है अगर उस जाहिर बात है 65 के बाद एडमिट होने की प्रोबेबिलिटी भी हायर है, उसकी कॉस्ट भी हायर है, तो इसकी कवरेज भी एक्सपेंसिव होगी क्योंकि ये आपके हॉस्पिटल के सारे एक्सपेंसेस मीट कर रहा है और उस क्लास के मीट कर रहा है जिसकी एज ग्रुप वो वाला बन रहा है, एज सेगमेंट वो बन रही है जो कि मेडिकल केयर की जिसकी प्रोबेबिलिटी हायर है. तो डेफिनेटली जब हम प्रीमियम कैसे एक्चुअली कैलकुलेट किया जाता है वो पढ़ेंगे तो ये भी नजर आएगा कि जिधर रिस्क ज्यादा होता है फिर उस हिसाब से प्रीमियम भी ज्यादा चार्ज किया जाता है. और क्योंकि 65 ईयर्स एज के बाद रिस्क ज्यादा है तो ऐसी पॉलिसीज का जो प्रीमियम है वो भी हायर होगा. लॉन्ग टर्म इंश्योरेंस दैट मीट सर्टेन रिक्वायरमेंट रिसीव फेवरेबल इनकम टैक्स ट्रीटमेंट, प्रीमियम आर डिडक्टेबल अंडर सर्टेन कंडीशंस. डेफिनेटली अगर तो लॉन्ग टर्म इंश्योरेंस
जो है एज पर द पॉलिसी ऑफ द स्टेट है, और टैक्स रिक्वायर जो टैक्स लॉ ऑर्डिनेंस है, लॉ है, उसके अकॉर्डिंगली होगा, तो फिर उस पर टैक्स की फेवरेबल ट्रीटमेंट भी होगी, वो इनकम से सब्ट्रैक्ट होगा टू मतलब उसकी जो डिडक्शंस है वो प्रीमियम की वो अलाउेबल डिडक्शंस होंगी। इसके बाद एंड में हम बात करेंगे डिसेबिलिटी इनकम इंश्योरेंस की। जिस तरह हमने ग्रुप इंश्योरेंस में डिसेबिलिटी की बात की थी, मोर और लेस बात वही है, सिर्फ ये जो प्लान्स हैं ये इंडिविजुअली ओन किए जाते हैं और एज अ ग्रुप ओन नहीं किए जाते। द फाइनेंशियल इम्पैक्ट ऑफ टोटल डिसेबिलिटी ऑन प्रेजेंट सेविंग एसेट्स एंड एबिलिटी टू अर्न एंड इनकम कैन बी डेवास्टेटिंग। अगर कोई डिसेबल हो जाता है तो उसका डेफिनेटली जो इनकम पे इफेक्ट आएगा और उसके एसेट्स पे इफेक्ट आएगा, वो किसी भी हाउस होल्ड के लिए डेवास्टेटिंग हो सकता है, क्योंकि एक अर्निंग हेड अगर उसके इनकम अर्न ही ना कर पाए तो इसका मतलब ये है कि उसकी फैमिली कॉम्प्रोमाइज होगी। और ये कोई डेथ का केस भी नहीं है कि जिस केस में लाइफ इंश्योरेंस उसे कवर कर देगी। इस केस में जो इंडिविजुअल है वो सरवाइव कर रहा है, यानी कि वो हयात है, लेकिन उसकी फाइनेंशियल जो अर्निंग्स थी वो सारी लिमिट हो गई हैं। इस केस में जो फाइनेंशियल इम्पैक्ट आएगा किसी फैमिली पे वो बहुत हायर होगा, तो इसीलिए डिसेबिलिटी इनकम ऑप्ट की जाती है। डिसेबिलिटी इनकम इंश्योरेंस प्रोवाइड इनकम पेमेंट व्हेन द इंश्योर्ड इज अनएबल टू वर्क बिकॉज ऑफ सिकनेस और इंजरी। इनकम पेमेंट आर टिपिकली लिमिटेड टू 60% टू 80% ऑफ ग्रॉस अर्निंग। फिर डिसेबिलिटी के अंदर डेफिनेटली आपकी इनकम की बेसिकली कवरेज है जो 60 टू 80% इंश्योरेंस कवर करेगा। अगर कोई ऐसी इलनेस है या कोई ऐसी डिसेबिलिटी है जिसकी वजह से इनकम पार्शली या कंप्लीटली सीज हो गई है। अब डिसेबिलिटी को कैसे मेजर करेंगे कि ये डिसेबल है कि नहीं, तो 4 कॉमन डेफिनेशन ऑफ टोटल डिसेबिलिटी आर। टोटल डिसेबिलिटी होता है जब वो कंप्लीटली अपनी ड्यूटीज परफॉर्म नहीं कर पा रहा। 1 इज इनएबिलिटी टू परफॉर्म ऑल ड्यूटीज ऑफ द इंश्योर्ड ऑक्यूपेशन। अगर एक इंडिविजुअल है वो उसको ऐसी कोई डिसेबिलिटी हो गई जिसकी वजह से वो अपने रेगुलर जो ड्यूटीज थी उसको परफॉर्म नहीं कर पा रहा, तो ऐसे केस में उसको टोटल डिसेबिलिटी बोलेंगे। इनएबिलिटी टू परफॉर्म द ड्यूटीज ऑफ एनी ऑक्यूपेशन फॉर विच द इंश्योर्ड इज रीजनेबली फिटेड बाय एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस। उसकी जो एजुकेशन है, जो उसकी ट्रेनिंग अवेलेबल है, जो उसकी एक्सपीरियंसेस अवेलेबल है, अगर वो ड्यूटीज वो वाली परफॉर्म नहीं कर पा रहा तो अगेन इसको टोटल डिसेबिलिटी बोलेंगे। इनएबिलिटी टू परफॉर्म द ड्यूटीज ऑफ एनी गेनफुल ऑक्यूपेशन। अगर उसको कोई ऑक्यूपेशन की ड्यूटीज बेसिकली वो परफॉर्म नहीं कर पा रहा, ये पहले वाले 2 से ही अलाइंड है। और लॉस ऑफ इनकम टेस्ट, योर इनकम इज रिड्यूस्ड एज अ रिजल्ट ऑफ सिकनेस और एक्सीडेंट। अच्छा, एक और जो टेस्ट होगा, इस पे अगर टेस्ट अप्लाई किया जाए तो टेस्ट क्या होगा, अगर उसकी इनकम रिड्यूस हुई है जब वो डिसेबल नहीं था और अब वो डिसेबल है, अगर उसकी इनकम में रिडक्शन आई है, जो कि डेफिनेटली आनी चाहिए, तो इसको डिसेबिलिटी बोलेंगे। तो इंश्योरर बेसिकली इनको कंबाइन करके, इसमें 1 और 2 लिखा है, लेकिन मेरे ख्याल से जो 4th 1 है ये भी काफ़ी सिग्निफिकेंट है। ये 1, 2 एंड 4th को मिला के इंश्योरर नॉर्मली ये डिटरमिन करता है कि पर्सन डिसेबिलिटी के डोमेन में आ रहा है या नहीं आ रहा। अच्छा, अब पार्शियल डिसेबिलिटी क्या होती है? पार्शियल डिसेबिलिटी इज डिफाइंड एज द इनएबिलिटी ऑफ द इंश्योर्ड टू परफॉर्म 1 और मोर इंपॉर्टेंट ड्यूटीज ऑफ हिज और हर ऑक्यूपेशन। पार्शियल डिसेबिलिटी नाम से वाज़ेह है कि ये डिसेबिलिटी है लेकिन कंप्लीट डिसेबिलिटी नहीं है, टोटल डिसेबिलिटी नहीं है। टोटल डिसेबिलिटी हमने कहा था कि अगर अपने ऑक्यूपेशन के सारे काम वो नहीं कर पा रहा तो उसको टोटल डिसेबिलिटी बोलते हैं। अब अगर अपने ऑक्यूपेशन के कुछ काम वो कर पा रहा है और कुछ नहीं कर पा रहा और उसकी इनकम कंप्लीटली खत्म नहीं हुई है बल्कि पार्शली कम हो गई है क्योंकि वो सारी ड्यूटीज परफॉर्म नहीं कर पा रहा, तो ऐसे केस में जो डिसेबिलिटी है उसको हम पार्शियल डिसेबिलिटी बोलेंगे। Some policies offer partial disability benefit. Usually partial disability benefit must follow total disability. The partial disability benefit are paid at reduced rate for the shorter period. Definitely अगर partial disability है तो उस पे जो sum paid होगा वो भी lower होगा, और lower कितना होगा जिसको हम residual disability बोलते हैं।
Residual disability means a pro rata disability benefit is paid to insured whose earned income is reduced because of an accident or sickness. The typical provision has a time and duties test that consider both income and occupation. अब रेजिडुअल डिसेबिलिटी जो वर्ड है इसका मतलब ये है कि अगर पार्शियल डिसेबिलिटी का केस है तो उसका जो बेनिफिट है वो भी रिड्यूस होगा, और किस तरह रिड्यूस होगा? रेजिडुअल बेसिस पे. पहला तो इनकम टैक्स को देख लें. अगर इनकम 50% रिड्यूस हुई है तो उसके बेनिफिट भी 50% ही उसको मिलेंगे. क्यों? क्योंकि उसकी जो डिसेबिलिटी वो पार्शियल है. 50% तो वो अभी भी अर्न कर रहा है. या तो इनकम टैक्स अप्लाई करेंगे, या फिर आप जो है, या फिर इंश्योरेंस कंपनी जो है उसकी ड्यूटीज का टेस्ट अप्लाई करेगी कि कितनी परसेंट ड्यूटीज हैं जो वो परफॉर्म नहीं कर पा रहा, और उसकी बेसिस पे जो प्रो रेटा लगाएंगे कि अगर 50% ड्यूटीज वो नहीं कर पा रहा तो बेनिफिट भी टोटल डिसेबिलिटी के जितने थे उससे 50% जो है बेनिफिट उसको रिसीव होंगे अंडर पार्शियल डिसेबिलिटी, अंडर द डिसेबिलिटी इनकम इंश्योरेंस. The benefit period is the length of time that disability payment are payable after the elimination period is met. Most disabilities have duration of less than 2 years. अच्छा, अब जो पीरियड है जिसके अंदर उसको बेनिफिट होता रहेगा, जिसमें उसको इनकम मिलती रहेगी अंडर द डिसेबिलिटी इनकम, तो उसको हम बेसिकली बेनिफिट पीरियड बोलते हैं. Individual policies normally contain an elimination period during which time benefits are not paid. The typical elimination period is 30 days. अच्छा, इसके अंदर एक elimination period भी होता है. मतलब ये नहीं होगा कि डिसेबिलिटी के बाद फौरन ही आपको बेनिफिट आना शुरू हो जाएंगे, बल्कि एक elimination period भी होगा जो कि पॉलिसी टू पॉलिसी वेरी करेगा. A waiver of premium provision allows for future premium to be waived as long as the insured remains disabled. Policies typically include a rehabilitation provision. अच्छा, अब अगर waiver of premium provision मौजूद है तो जब तक जिसकी इंश्योरेंस थी इंश्योरी की, जब तक डिसेबिलिटी रहेगी तब तक, जब तक डिसेबिलिटी रहेगी तब तक जो है उसका जो है प्रीमियम वेव कर दिया जाएगा. तो the disability period is the length of time that disability payments are payable after the elimination period is met. Most disabilities have duration of, अच्छा ये हम डिस्कस कर चुके हैं. अच्छा, some common contractual provision addresses the renewability of the policy. अब कॉमन जो प्रोविजंस है जो कॉन्ट्रैक्ट में होती हैं डिसेबिलिटी की, उसको और मेडिकल केयर में, उसको डिस्कस किया गया है. Under the optionally renewable policy, the insurer has the right to terminate a policy on any anniversary date. अच्छा, अगर तो ये वाली प्रोविजन है ऑप्शनली रिन्यूएबल पॉलिसी, तो जो इंश्योरर है उसके पास हर एनुअल किसी डेट पे ये राइट होगा कि वो पॉलिसी को रिन्यू करे या ना करे. A non-renewable for stated reason only provision allow the insurer to terminate coverage only for certain reason. अच्छा, नाम से क्लियर है कि अगर नॉन रिन्यूएबल फॉर स्टेटेड रीजन ओनली है तो इसका मतलब जो पॉलिसी है वो हर केस में रिन्यूएबल होगी ऑन द ऑप्शन ऑफ द इंश्योरी, एक्सेप्ट वो कंडीशंस जो कि नॉन रिन्यूएबल हैं और कॉन्ट्रैक्ट में मौजूद थी. A guaranteed renewable policy is one in which the insurer guarantees to renew the policy to some stated age. अगर गारंटेड रिन्यूएबल पॉलिसी है तो ये हर ईयर गारंटेड है कि रिन्यू होगी. हो सकता है इस पे कोई एक एज लिमिट डिफाइन कर दी जाए, लेकिन अदरवाइज ये रिन्यूएबल होगी और गारंटेड है. प्रीमियम कैन बी इंक्रीज फॉर द अंडर राइटिंग क्लास. ऑफ कोर्स विद द एज हो सकता है उसके प्रीमियम इंक्रीज होते चले जाएं. अंडर अ नॉन कैंसिलेबल पॉलिसी द इंश्योरर गारंटीज रिन्यूअल ऑफ द पॉलिसी टू सम स्टेटेड एज. Premiums cannot be increased during that period.
अगर नॉन कैंसिलेबल पॉलिसी है तो फिर अगेन किसी एज तक वो पॉलिसी रिन्यू गारंटी होगी कि रिन्यू होगी, लेकिन इस केस में प्रीमियम भी इंक्रीज नहीं होंगे। तो ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं विद द इंश्योरिंग कंपनी कि वो कोई सी भी पॉलिसी इंश्योरी को ऑफर करे और जो पॉलिसी कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट में होगी उसी की बेस पर टर्म्स एंड कंडीशन जो है एक्चुअली डिफाइन होगी। To control adverse selection, individual policies usually contain some type of pre-existing condition clause. The clause limit coverage for a physical or mental condition for which the insured received treatment prior to the effective date of the policy. Some state limit these exclusion period, for example 12 months. जिस तरह हमने ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस में बात की थी, इसी तरह ये अब हम जनरल बात कर रहे हैं इंडिविजुअल मेडिकल इंश्योरेंस की, डिसेबिलिटी के बारे में स्पेसिफिक बात नहीं कर रहे। अगर तो प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन एग्जिस्ट करती हैं, अगर किसी को कोई पहले से मेडिकल इश्यूज हैं तो इंश्योरेंस में अक्सर लिमिट किया जाता है कि इंश्योरेंस कंपनी क्लॉज बनाती होती है जिसको हम बेसिकली बोलते हैं, मतलब प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन क्लॉज बोलते हैं, कि उसमें ये डिफाइन होता है कि अगर कोई कंडीशन पहले से एग्जिस्ट करती है तो वो मेडिकल कवरेज इंश्योरेंस जो है बेसिकली बेनिफिट में इंडेमनिफाई नहीं करेगी। लेकिन ये जो एक्सक्लूजन पीरियड है ये 12 मंथ से ज्यादा का बाय लॉज लिमिट कर दिया गया। अगर तो 12 मंथ से पहले का कोई इशू है तो वो कवर हो रहा होगा। विद इन 12 मंथ्स अगर कोई प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन थी ऑफ मेडिकल तो वो शायद इंश्योरेंस कंपनी एक्चुअली इंडेमनिफाई नहीं कर रही। Some contractual provision address claims under a notice of claim provision. The insured must give written notice to the insurer within 20 days after a covered loss incurs. उसके बाद फिर बेसिकली क्लेम के बारे में बात की गई है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हो सकता है कोई क्लेम की भी टर्म एंड कंडीशन डिफाइन की गई हो। Under a claim form provision, the insurer is required to send the insured a claim form within 15 days. यानी कि अब ये फिर अगेन इंश्योरेंस कंपनी की जो पॉलिसी है उसको फॉलो किया जाएगा। हो सकता है किसी कंपनी की ये पॉलिसी हो कि जब भी कोई कवरेज या क्लेम मेक किया जाएगा तो 20 डेज के अंदर उसका नोटिस इंश्योरेंस कंपनी को देना है। हो सकता है ये फॉर्म हो, कोई क्लेम फॉर्म डिफाइन कर दिया जाए कि 15 डेज के अंदर जो इंश्योरेंस कंपनी को वो क्लेम फॉर्म रिसीव हो जाना चाहिए। अंडर द प्रूफ ऑफ लॉस प्रोविजन, द इंश्योर्ड मस्ट सेंड अ रिटन प्रूफ ऑफ लॉस टू द इंश्योरर विद इन 90 डेज। अब ये अगेन स्टेट टू स्टेट, कंपनी टू कंपनी जो कॉन्ट्रैक्ट प्रोविजंस हैं क्लेम की वो डिफरेंट होगी। ये एक जनरल एक आपको बताया गया है कि इस तरह की एग्जाम्पल हो सकती हैं। The grace period is a 31-day period after the premium due date to pay an overdue premium. अच्छा, ग्रेस पीरियड उस पीरियड को कहते हैं कि अगर आपने टाइमली प्रीमियम पे नहीं किया तो उसके बाद कितना टाइम है जिसके अंदर अगर आप प्रीमियम पे कर लें तो ये ऐसे ही ट्रीट की जाए जैसे पॉलिसी री इंश्योर्ड होगी। अगर उस पीरियड में प्रीमियम पे नहीं हुआ तो फिर हो सकता है पॉलिसी टर्मिनेट हो जाए। The reinstatement provision permits the insured to reinstate a lapsed policy subject to payment of premium and a 10-day waiting period for sickness. अगर reinstatement provision है तो फिर अगेन इंश्योरी प्रीमियम पे करके दोबारा पॉलिसी को reinstate करा सकता है। The time limit on certain defenses states that after the policy has been enforced for 2 years, the insurer cannot void the policy or deny the claim on the basis of misstatement in the application except for fraudulent misstatement. अच्छा, अब अगर जो टाइम लिमिट ऑन सर्टेन डिफेंसेस की बात की गई है कि अगर तो एक फॉर्म होता है जिसके अंदर इंश्योरी ने काफ़ी सारी डिक्लेरेशन दी होती हैं जिसमें मेडिकल की भी डिक्लेरेशन होती हैं कि प्रीवियस डिजीज़ है या नहीं है, इस तरह की बातें होती हैं। अगर तो पॉलिसी को 2 इयर्स हो गए हैं तो फिर इंश्योरेंस कंपनी उसके क्लेम को इस बेसिस पे डिनाई नहीं कर सकती कि इसने जो डिक्लेरेशन दी है वो करेक्ट नहीं थी। और डेफिनेटली अगर कोई फ्रॉडुलेंट है जो बाय लॉ एक फ्रॉड कंसिडर किया जा रहा है तो उस केस में तो डिनाई किया जा सकता है, लेकिन इस तरह की जनरल प्रोविजन की बेसिस पे ये नहीं हो सकता कि उसका क्लेम रिजेक्ट कर लिया जाए।
तो बेसिकली इंडिविजुअल मेडिकल इंश्योरेंस से रिलेटेड इतनी ही बातें थी. हमने बेसिकली बात की कि इंडिविजुअल हेल्थ इंश्योरेंस होती क्या है, इंडिविजुअल हेल्थ इंश्योरेंस की किस वजह से कराई जाती है, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू द हेल्थ एंड व्हाई इंश्योरेंस इज नीडेड. उसके बाद फिर हमने इंश्योरेंस की कुछ टाइप्स देखी, और जिसके अंदर हमने हेल्थ इंश्योरेंस की बेसिक टाइप्स देखी, और हमने डिसेबिलिटी इंश्योरेंस की बात की. एंड दीज आर ऑल फॉर द इंडिविजुअल्स एंड नॉट फॉर द ग्रुप्स. So this chapter is actually till this point, and if you have any questions you can ask me in the next class. Thank you so much.